ओसीएम चैप्टर 2 ट्रेड, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि एक एक्सपोर्ट क्या होता है, उसके बाद जान लेंगे कि एक्सपोर्ट के क्या क्या प्रोसीजर से उनका क्या मतलब होता है और कितने प्रोसीजर से, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उस सारे पॉइंट्स को आप अपने टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे, वहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, मतलब मार्कर से, या फिर टेक्स्ट अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो। तो देखते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, उसके बाद समझेंगे इसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब भी कोई प्रोडक्ट हम अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं, मतलब बेच देते हैं, उसी को हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। मतलब कि हम अपने देश से एक्सपोर्ट कर देते हैं अब दूसरे देश में कोई प्रोडक्ट को, उसी को हम एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे पॉइंट में भी लिखा है, एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री, मतलब दूसरे देश को हम अपने प्रोडक्ट्स बेच देते हैं, उसी को हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। नाउ अब एक्सपोर्ट ट्रेड कोई इंटरनल ट्रेड तो है नहीं कि हमने प्रोडक्ट लिया और उसे दे दिया, उसके बदले में उसने हमें पैसे दे दिए। ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस रहता है, मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस रहती है। इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, तब जाकर ये प्रोसेस ख़त्म होता है। सो डैट ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इस वजह से हो सकता है आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना हर एक टॉपिक पे। नाउ इसके अंदर काफ़ी सारे स्टेजेस है, जिसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो स्टेज है वो है प्रीलिमिनरी स्टेज। ठीक है, दूसरा जो स्टेज है वो है प्री शिपमेंट स्टेज, तीसरा है शिपमेंट स्टेज, और चौथा जो लास्ट स्टेज है वो है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। ठीक है, एक एक करके सारे जितने भी स्टेजेस है उन सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, नाउ सबसे पहला जो स्टेज है वो है प्रीलिमिनरी स्टेज। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद आगे आगे करके सारे स्टेजेस को जान लेंगे। सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं एक्सपोर्टर बनने के लिए। ठीक है, मतलब पहले हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं, हमारे पास लाइसेंस नहीं होता है तो वो लाइसेंस लेते हैं ताकि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करवा सके। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, मतलब लाइसेंस चाहिए, तभी तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा सकते हैं। सो डैट हमारे पास परमिशन होने के लिए हमारे पास वो लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी से हम लोग पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर ले लेते हैं, मतलब पैन कार्ड वही ले लेते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो है वो है अथॉरिटी लाइक अदर अथॉरिटी लाइक ईपीसी एंड जीएसटी अथॉरिटी, मतलब वहाँ से भी हम जो मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन है करवा कर उनसे सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ईपीसी मतलब क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, मतलब कि अगर आपको एक्सपोर्टर बनना है सो डैट आपको वहाँ से उस पर्टिकुलर काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में आप वहाँ के मेंबर बन जाते हो। ठीक है, तो ये आपको करवानी पड़ती है, ये एक मैंडेटरी सिचुएशन होती है, मतलब करवानी ही पड़ती है। ये तीनों जब आप काम कर लेते हो सो डैट अब आप तैयार हो, आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो। नाउ अब सेकेंड स्टेप में हम करते हैं कि हम एक एजेंट को अपॉइंट करते हैं। नाउ ठीक है, एजेंट को अपॉइंट किस लिए किया है, क्योंकि देखो हमारा जो क्लाइंट है वो फॉरेन में है, दूसरे कंट्री में, सो डैट अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए कि उसके साथ जाए डील करने के लिए, और फिक्स भी नहीं है कि वो डील होगी कि नहीं, सो डैट हम खुद ना जाकर वहाँ पर एक एजेंट को भेज देंगे, और वो जितनी भी डीलिंग है प्रोडक्ट के बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ हमारे क्लाइंट को दे देगा वो जो एजेंट। सो डैट हम पहले एक एजेंट को अपॉइंट करेंगे, और ऐसे भी कुछ कुछ सिनेरियो में होता है कि हमारा एक ब्रांच ही होता है दूसरे कंट्री में, दूसरे नेशन में, सो डैट वो जो ब्रांच में है वहाँ से ही वो डीलिंग हो जाती है। बट मान लेते हैं हमारे पास ब्रांच नहीं है, सो डैट हम एक अपॉइंट करेंगे एजेंट को। अब यहाँ तक प्रीमिलरी स्टेज हो जाता है। ठीक है, अब नाउ सेकेंड स्टेज में हम पहुँचते हैं प्री शिपमेंट स्टेज, मतलब शिपमेंट से पहले का जो स्टेज है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो एजेंट था उसने डीलिंग कर ली, जो क्लाइंट था उसके साथ बातचीत करके, अब वो जो क्लाइंट है उसको हमारा प्रोडक्ट पसंद आ गया और वो चाहता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो इम्पोर्ट करवा लें, मतलब वो चाहता है कि हम ये प्रोडक्ट बनाए और उसको दे दे, वो खरीदना चाहता है। तो so उसने हमें एक रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर भेज दिया। रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर मतलब बेसिकली एक ऑर्डर भेज दिया कि मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए, किसके नाम पे चाहिए, और ऐसे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लिखकर एक रिटर्न में एक रिसिप्ट बनाकर हमारे पास भेज दिया कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, हम चाहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, एक बार जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये चाहता है कि हम इसका प्रोडक्ट बनाए, बट अभी हम प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, बेसिकली हमें आ तो गया ऑर्डर, फिर भी बनाना स्टार्ट इसलिए नहीं करते हैं, बाय चांस इस एक ऐसा सिनारियो मान लो आ गया
आपने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए, उसने बल्क में मांगा, आपने बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट तो बना दिए, बट अब आप उसको जब देने जाओगे तो पता चला वो है ही नहीं उधर, या फिर उसके पास उतने पैसे नहीं हो वो पैसे देने के लिए। तो डैट उतने ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनवा रहा है तो उसके पास उतने पैसे भी होने चाहिए देने के लिए। इसलिए उस गारंटी के लिए कि मैं जो आपको प्रोडक्ट बना के दे रहा हूँ उसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे, उसकी गारंटी के लिए हम उससे लिखवाते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। सो दैट जो सेकंड वाला है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। हम उससे लिखत में लिखवाते हैं उसके बैंक की तरफ से कि अगर ये पैसे नहीं देता है, मान लीजिए वो जो इम्पोर्टर है उसके पास पैसे नहीं होते हैं, सो दैट उसके जो पैसे है उसके बदले में उसका जो बैंक है वो देगा, ठीक है। इसलिए वो जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके बैंक की तरफ से आता है कि हाँ हम गारंटी ले रहे हैं कि ये जो मतलब इम्पोर्टर है वो आपको पक्का पैसे दे देगा। तो दैट जब हमें लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाता है उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना गुड्स बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए गुड्स बनाने के लिए उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, इसलिए हम फिर चाहते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस, यानी कि हम अपने बैंकर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं भैया देखो मेरे को पैसे की ज़रूरत है मुझे गुड्स बनाने एक्सपोर्ट करने के लिए। तो डैट वो हमें प्री शिपमेंट फाइनेंस दे देता है, मतलब पैसे दे देता है शिपमेंट करने के लिए, सो डैट उससे हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब पैसे भी मिल गए हैं, अब हम अपना फाइनली गुड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ अब हम गुड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अब गुड्स बनाना स्टार्ट हो गए हैं, हम गुड्स बनाने लगे, जैसा भी मैन्युफैक्चर ने मतलब जैसा भी हमें हमारे क्लाइंट ने बताया था उस हिसाब से हम उस प्रोडक्ट को बना देंगे। और ऐसा भी किसी किसी सिनेरियो में होता है कि जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले नहीं होते बेसिकली, मतलब मान लीजिए हमें क्लाइंट ने ऑर्डर दे दिया है कि हमें ये बेसिकली एक पेन का, मान लीजिए उसने पेन ऑर्डर कर दिया है, लेकिन हम पेन नहीं बनाते, हम कुछ नहीं बनाते, हम सिर्फ एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। हम लोकल रिटेलर से प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और उसे बेच देते हैं। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, जो लोकल सप्लायर होंगे उनसे प्रोडक्ट को खरीद लेंगे और अपने पास इकट्ठा करके जब टाइम आएगा तो उसे भेज देंगे। तो डैट हम प्रोक्यूरेट भी कर सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में। नाउ अब गुड्स हमारे पास आ गए हैं, बन चुके हैं, तैयार हो गए हैं। अब उसकी पैकेजिंग की टाइम आ जाती है। पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्या क्या रोल प्ले करता है वो भी यहाँ पे लिखा गया है, बट अब पैकेजिंग हम कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला जो रोल होता है वो है प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। मतलब मान लीजिए आप पेन भेज रहे हो और रास्ते में इधर उधर मतलब ट्रांजिट मतलब इधर टूट फूट गया है या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सो डैट वो जो प्रोडक्ट है वो उसका जो शेप है वो बिगड़ सकता है। तो उसके लिए पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड। मान लो जैसा एक मान लेते हैं एग्जांपल, जैसे आप हाथ में केक लेके जा रहे हो और एक डब्बे में केक लेके जा रहे हो, दोनों में फ़र्क है कि नहीं। हाथ में लेके जाओगे तो क्या गंदगी लग जाएगी, फिर वो मेल्ट भी हो जाएगा, ख़राब भी हो जाएगा। और वैसे ही डब्बे में लेके जाओगे, पैकेजिंग के साथ लेके जाओगे, तो डैट वो जब घर पे पहुंचेगा तो वो वैसे का वैसे ही ठीक रहेगा, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। इसलिए क्वालिटी को प्रिजर्व कर मतलब प्रिजर्वेशन के लिए पैकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो काफ़ी प्रमोशन करने के लिए गुड्स का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को क्या देख के खरीदता है, उसकी पैकेजिंग देख के खरीदता है। अच्छी पैकेजिंग रहती है तो प्रोडक्ट बिक जाता है, ठीक है। अगर उस पे कीड़े मकोड़े रेंग रहे रहेंगे तो थोड़ा ना कोई खरीदेगा, अच्छा पैकेजिंग रहेगा तभी खरीदेंगे। तो डेट इसलिए पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब पैकेजिंग भी आपने करवा दी, सारे पैकेजिंग हो गए, अब क्या गुड्स तैयार हो गए भेजने के लिए। तो यहाँ पे अभी यहाँ तक रुका नहीं है, अभी आपको इसके बाद भी काफ़ी सारे स्टेप्स करने हैं। अब इसके बाद आपको ईसीजीसी कवर लेना होगा। मतलब क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटीड कॉरपोरेशन। ये मतलब इसका मतलब होता है, मान लीजिए कि आपने एक्सपोर्ट करवा दिया, अपना प्रोडक्ट भिजवा दिया, लेकिन वो जो इम्पोर्टर है उसने पैसे नहीं दिए, ठीक है, मतलब उसने पैसे आपको नहीं दिए, तो उस टाइम पे ये जो ईसीजीसी कवर वाले हैं, ये जो कॉरपोरेशन है ये आपको पैसे मतलब 90% जो लॉस है उसको रिकवर करके, so that ये मतलब बेसिकली आपको पैसे रिकवर करने में हेल्प करेगी, एक इंश्योरेंस की तरह ही होती है। बट ये मैंडेटरी रहती है, आपको करवानी ही पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है कि आप करवाओ ना करवाओ, मैंडेटरी है, करवानी पड़ती है ईसीजीसी, ठीक है, कवर ये लेना पड़ता है। नाउ अब ये भी आपने ले लिया, आपने ये कवर भी ले लिया, अब उसके बाद क्या करने का, अब जितने भी जीएसटी फॉर्मेलिटीज होती है, मतलब जितने भी आपको टैक्स भरने पड़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो सारे टैक्स को आपको भरना पड़ेगा। अब वो सारे फॉर्मेलिटीज भी जब आप पूरे कर देते हो उसके बाद आता है मरीन इंश्योरेंस। यानी कि क्योंकि देखो गुड्स जो है वो एक देश से दूसरे देश में जाने वाले हैं, तो डेट वहाँ पे खतरा भी काफ़ी ज़्यादा होगा। आप नाव से भेजोगे, शिप से भेजोगे, तो हो सकता है कहीं टकरा जाए, या फिर
बाय चांस मान लो कि उधर तूफान उफान आ जाए और वो जो मतलब शिप है वो डूब जाए, सो दैट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी रहते हैं, काफ़ी सारे रिस्क होते हैं। इस वजह से आपको मरीन इंश्योरेंस लेना पड़ता है। और अगर आप मरीन इंश्योरेंस ले लेते हो तो उसके बाद जितना भी रिस्क होगा वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा, आपका कोई भी रिस्क नहीं होता है। तो इस वजह से मरीन इंश्योरेंस फिर आपको लेना पड़ता है, ठीक है। और ये भी मैंडेटरी, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, ये भी आपको लेनी पड़ती है अंडर सीआईएफ, ठीक है। सीआईएफ के अंडर में आपको लेनी पड़ती है। सीआईएफ क्या होता है? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से आपको, इसके अंडर में आपको ये मरीन इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। और ये मतलब नेसेसरी, मतलब इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है रिस्क के मामले में। काफ़ी सारे रिस्क जो होते हैं उसको ये बचाने में हमें हमारी हेल्प करता है, ठीक है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ती है। नाउ अब आपने ये इंश्योरेंस भी ले लिया, अब इसके बाद क्या हम प्रोडक्ट को भेज सकते हैं? तो इसके बाद भी आप नहीं भेज सकते। इसके बाद हमें करने पड़ते हैं काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू कस्टम क्लियरेंस। यानी कि हमें काफ़ी सारे जो कस्टम्स क्लियर करने पड़ते हैं। उन सारे क्लियरेंस को करने के लिए अब हमें चाहिए होता है एक सीएफ एजेंट। सीएफ एजेंट मतलब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, मतलब एक ऐसा एजेंट जो हमारे प्रोडक्ट को मतलब भेजवाने में, जो हेल्प करने में, जितने भी फॉर्मेलिटीज अब होने वाली है उन सारे जो फॉर्मेलिटीज को करने वाला जो एजेंट होगा उसे हम सीएफ एजेंट कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये जो एजेंट होता है ये कस्टम हाउस में जाकर वहाँ से कस्टम क्लियरेंस हमें दिलवाने का काम करता है। और काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है कस्टम क्लियरेंस की भी, तो वो आपके बेसिकली आपके बुक में तो है नहीं इसलिए उतना बताने की जरूरत नहीं है। बट कस्टम क्लियरेंस का मतलब होता है एक ऐसा मतलब परमिशन जिसकी मदद से आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट करवा सकते हो, एक्सपोर्ट करवा सकते हो। उसके कस्टम क्लियरेंस के बिना आप कोई भी गुड्स इधर से उधर करवा नहीं सकते एक देश से दूसरे देश में। तो डैट उसके लिए आपको कस्टम क्लियरेंस लेनी पड़ती है। अगर नाउ अब आपने सारे जितने भी स्टेजेस है, मतलब जितनी भी चीज़ें, जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी, जितने भी मतलब प्रोडक्ट्स बनाने थे, सारी चीज़ें अब आपने कर ली। क्या आप प्रोडक्ट्स भेजने के लिए तैयार है? तो अब बिल्कुल तैयार है। अब हमारा टाइम आ चुका है शिपमेंट स्टेज का, जब हम अब अपने शिप के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को लोड करके भेज देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम, जो हमारा सीएफ एजेंट है, जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, वो सबसे पहले जाएगा कस्टम हाउस के अंदर। वहां पर शिपिंग बिल और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करेगा ताकि हमें कस्टम क्लियरेंस मिल सके, ठीक है। अभी कस्टम क्लियरेंस मिला नहीं है, उसके लिए हम शिपिंग बिल और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगे उसके साथ में, ठीक है। शिपिंग बिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा उस टाइम पे। शिपिंग बिल का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन लिखी हो कि मतलब कौन सा गुड्स आप एक्सपोर्ट करवा रहे हो, फिर आपका नाम क्या है, फिर कौन से शिप से भिजवा रहे हो, कहाँ से भिजवा रहे हो, कौन से एरिया से भिजवा रहे हो, मतलब कौन से पोर्ट से भिजवा रहे हो, कहाँ से वो निकलेगा, फिर कहाँ पे पहुंचेगा, वो सारी चीज़ें की इंफॉर्मेशन शिपिंग बिल में लिखी हुई होती है बेसिकली। तो उस शिपिंग बिल और जो अदर डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, जो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट आपके इंपोर्टर ने भिजवाया था अपनी तरफ से, उसकी बैंक की तरफ से, वो भी आपको उसमें जमा करना पड़ता है। ऐसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं मरीन इंश्योरेंस, वो सब के साथ आपको जमा करवानी पड़ती है। जब आप वो जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स जब जमा कर देते हो उसके बाद आपको वो जो मतलब बेसिकली वो जो कस्टम हाउस वाले, वो आपको एक उसी के एक कंसर्न पोर्ट ट्रस्ट के जो अथॉरिटीज़ के जो मेंबर्स है उससे हमें मतलब मिलवाता है। और वहाँ पे जाकर फिर हमें एक कार्टिंग ऑर्डर लेना पड़ता है, जिसकी मदद से फिर जो हमारा शिप है वो अंदर आएगा डॉक के अंदर, और फिर हम अपने प्रोडक्ट को लोड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो सेकंड जो स्टेप है वो एग्जामिनेशन ऑफ गुड, मतलब जो सीएफ एजेंट है वो कार्टिंग ऑर्डर अब लेने जाएगा, मतलब पीटीई से, मतलब पोर्ट ट्रस्ट के जो मेंबर्स है, अथॉरिटीज़ के जो मेंबर्स है, वो हमारा एग्जामिने मतलब गुड्स देखेंगे। उसके बाद हमें ऑर्डर देंगे, मतलब कार्टिंग ऑर्डर देंगे। कार्टिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन होता है कि मतलब हमें परमिशन मिल जाती है कि हमारा जो अब शिप है जिसमें हम गुड्स को लोड करने वाले, वो अब ये डॉक पे आ सकता है, उस पोर्ट पे आ सकता है, ठीक है। डॉक पे एंट्री के लिए रहती है कार्टिंग ऑर्डर। अब नाउ हमें परमिशन भी मिल गई, अब डॉक पे हमारा जो शिप है वो भी आ चुका है, ठीक है। अब तीसरा जो स्टेप है वो है लोडिंग ऑफ गुड्स। अब लोड करने वाले हैं, हमारा टाइम आ चुका है, अब लोड करेंगे, ठीक है। लेकिन लोडिंग से होने से पहले जो सीई मतलब सीई ऑफिसर होता है, मतलब कि क्या, कस्टम एग्जामिनर, वो सबसे पहले गुड्स को वापस से एग्जामिन करता है, मतलब देखता है कि यही वाले गुड्स तो जा रहे हैं जो एक पेपर में लिखा गया, शिपिंग बिल में जो लिखा गया वही गुड्स जा रहे हैं कि नहीं, वो चेकिंग करता है। फिर वो चेकिंग करने के बाद वो कहता है कि हाँ अब गुड्स को हम एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, वहां से हमें एक ऑर्डर मिल जाता है। फिर सीएफ एजेंट जो है हमारा, जो मतलब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, अब वो जाता है दूसरे एक ऑफिसर के पास जो होता है कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर, उसके पास भी जाता है। फिर वो भी इसको एग्जामिन करता है, उसके बाद फिर वो भी एक ऑर्डर दे देता है कि हाँ अब जाकर तैयार है तुम्हारा
लेट्स शिप ऑर्डर, ठीक है, मतलब वो भी एक ऑर्डर देता है कि हाँ अब तैयार है, जा सकते हो आप लोग, लोड कर सकते हो। तो नाउ अब जब यहाँ तक सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद हमें चाहिए रहता है एक मेट रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट का मतलब होता है जो भी हम शिप को लेके आए हैं, जिसके अंदर माल भरने वाले हैं, अपने गुड्स भरने वाले हैं, उस शिप का जो कैप्टन है उससे हमें एक रिसिप्ट लिखवानी होती है कि हम जो गुड्स भिजवा रहे हैं उसका नाम वाम, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन लिखवानी होती है, एक रिसिप्ट बनवानी होती है, बिल लेना पड़ता है उससे। सो डैट जब बिल मिल जाती है तब जाके अब हम अपने गुड्स को फाइनली उसके अंदर भरते हैं, और वो जो नाव है, वो जो शिप है, उस डॉक से निकल कर अपने सफ़र पे चली जाती है और इम्पोर्टर तक पहुंचने के लिए निकल जाती है, ठीक है। अब यहाँ तक शिपमेंट स्टेज हो गई है, हमने प्रोडक्ट भेज दिया है। नाउ काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब लास्ट में जो लास्ट प्रोसेस मतलब स्टेज है, पोस्ट शिपमेंट स्टेज, मतलब अब शिपमेंट हो चुकी है, अब उसके बाद का जो स्टेज है उसको अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही नाव निकल गई है, अब शिप निकल गया, अब हम क्या करेंगे, शिपमेंट एडवाइस भेजेंगे इंपोर्टर को। मतलब क्या, इंपोर्टर को बताएंगे कि यहाँ से शिप निकल चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है, गुड्स चले गए हैं, अब इतने टाइम तक आपके तक पहुँच जाएंगे। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसी से रिगार्डिंग उस सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज वॉपीज वो सब जो इंपोर्टर है उसको भी भेज देंगे, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो बने थे बीच बीच में, जैसे कस्टम क्लियरेंस के लिए शिपिंग बिल बना था, कार्टिंग ऑर्डर बना था, वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सब के कॉपीज ये इंपोर्टर को भी भेज देगा, ताकि वो अपने इधर के जो कस्टम क्लियरेंस का जो काम है वो सब कर सके, ठीक है, क्योंकि इंपोर्टिंग के लिए भी कस्टम क्लियरेंस चाहिए रहता है। तो डैट वो सारी चीज़ें वो भेज देता है एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर को। अब शिपमेंट एडवाइस भेजने के बाद यहाँ पे हम फिर दूसरा जो स्टेज होता है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब जब सारी चीज़ें हो चुकी है, अब पैसे लेने की बारी है। तो डेट हम क्या करेंगे, अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे कि मतलब जो रिसिप्ट ऑर्डर था, लेटर ऑफ क्रेडिट था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारी जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब हम बैंक को देंगे और फिर बैंक से पैसे ले लेंगे। नाउ यहाँ तक जितने भी डिस्कशन होने थे एक्सपोर्ट प्रोसीजर के, वो सारी चीज़ें अब हो जाती है। अब जो तीसरा काम हम करते हैं वो है रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। मतलब क्या है कि अब हमें जितने भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलने वाले थे, इंसेंटिव मतलब क्या कि मान लीजिए जितने भी हमने अभी मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, या फिर जितने भी हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाई जितने भी काउंसिल से और जितने भी अथॉरिटीज से, उन सब से जो जो हमें फ़ायदे मिलने वाले थे, मतलब जो जो उनकी जो काम थी उससे हमें जो जो फ़ायदे मिलने वाले थे, रिस्क के बदले में जो कवर मिलने वाले थे, लॉसेस के कवर मिलने वाले थे, अब वो सारी चीज़ों का लेने का टाइम आ चुका है। अब मान लीजिए कि हमने जीएसटी पे किया था बट उसने हमसे डबल ढाई जीएसटी ले ली, तो हम अपने जीएसटी को रिफंड करवा लेंगे। और फिर जो ड्यूटी चार्जेस उन्होंने लिए थे और ड्यूटी का जो काम भी नहीं किया, तो डेट वो सारे पैसे भी हम रिफंड करेंगे। और मतलब ऐसी जितने भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी इंसेंटिव थे उन सारे चीज़ों को हम वापस से रिफंड करवाएंगे अगर हमने पैसे भर दिए होंगे तो, ठीक है। नाउ अब यहाँ तक हमारा सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अब लास्ट में हम फॉलो अप करेंगे। मतलब क्या है, हमने गुड्स भेज चुके हैं, अब हम जो इम्पोर्टर है उसका रिएक्शन देखेंगे कि उसका गुड्स, उसे हमारा गुड्स कैसा लगा है, उसको पसंद आया है कि नहीं आया है, कोई हमारे गुड्स में डिफ़ॉल्ट है कि नहीं, मतलब कुछ डिफेक्ट है कि नहीं, वो सारी चीज़ों अब देखने का टाइम आ चुका है। मतलब प्रोडक्ट अब बिक चुका है, भेजा चुका है। तो यहाँ तक फाइनली जाकर हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो जाता है और आज का टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नाउ अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। और अगर आपके पास आगे के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस भी होंगे तो वो भी मैं अभी आपको बता सकता हूँ अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा तो। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, बेसिकली सारे सेम नहीं होते, काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, इस वजह से इंपोर्ट प्रोसीजर को काफ़ी ज़्यादा आप लोग इंपॉर्टेंस देना। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक यही लेने वाले हैं। अगर ये वाली वीडियो देखनी है तो अगर मैंने अपलोड कर दी होगी तो ये लेफ्ट वाली जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है इसके अंदर आपको मिल जाएगी वो वीडियो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो को देख लेना।